तो ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आप हेडिंग डालिए, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। हो गया सर। इसको आप करिए। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिगर बनाइए, कैपेसिटर दिखाइए एक, उसकी दो चार्ज प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच में एक मैग्नेटिक कंपास नीडल दिखाइए डिफ्लेक्ट होती हुई। ये डिफ्लेक्ट होती हुई सिलेंडर बनाओ एक, उसका एक सरफेस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में और एक जो है कंडक्शन करंट जहाँ से गुजर रहा है वायर में से, वो उस सरफेस के से पास कराइए दूसरे वाली से। S1 कैपेसिटर से बाहर बनाएंगे इसको। कैपेसिटर को एक सेल से जोड़ दीजिए रेजिस्टेंस से होते हुए, उस सेल से करंट को दिखाइए और ये स्विच से इस सेल को कनेक्ट कर दीजिए नेगेटिव सेल का। ये ऊपर वाला मत लिखिएगा, ये जो इक्वेशन आ रही है ना क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल, ये किसी और क्वेश्चन का आंसर है। यहीं से फिगर बनाइए, फिर यहाँ से लिखना शुरू कीजिए व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड। So when switch S is closed, the capacitor starts charging till the potential difference between capacitor plates is equal to the EMF of the cell. तो जब कैपेसिटर को हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं और स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, और वो तब तक चार्ज होता है जब तक प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, तब तक कैपेसिटर जो है चार्ज होता रहेगा। इस अवस्था में हमने देखा कि एक मैग्नेटिक कंपास नीडल जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखी हुई थी उसमें डिफ्लेक्शन आया। तो वही लिखा है अगली लाइन में, ए डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इंडिकेट्स ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखी थी उसमें डिफ्लेक्शन आने से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड प्लेट के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है। When capacitor is completely charged, the magnetic compass needle exhibit no deflection. तो जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो इस मैग्नेटिक कंपास नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। At this stage, the time varying electric field between capacitor plates has attained its मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू E0। तो जब ये कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक प्लेट्स के बीच में टाइम के साथ चेंज हो रहा था वो अपनी मैक्सिमम
कांस्टेंट वैल्यू ई नॉट तक पहुंच जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट हो जाता है जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, और उसी समय मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो इस बात से हम कंक्लूड करते हैं, तो वही लिखा है नेक्स्ट लाइन में, thus we conclude that a time varying electric field in vacuum or dielectric is equivalent to a current called as displacement current। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल करंट को माना, ठीक है, और हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक में टाइम के साथ चेंज होता है तो वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक में एक करंट जनरेट होता है जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट लाइन है, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक एंड विल नॉट फ्लो व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ये कंडक्शन करंट से इसी बात में समानता रखता है क्योंकि ये भी चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, ठीक है, और ये फ्लो नहीं करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट हो जाएगा प्लेट्स के बीच में, क्योंकि उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि उस समय ये करंट नहीं होता है। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है। ये एक पैराग्राफ फिगर को एक्सप्लेन करने का हो गया। अब अगले पैराग्राफ से हमने जो है इसको डेरिवेशन किया डिस्प्लेसमेंट करंट का। So let Q is the instantaneous charge on capacitor plates of area A at any instant of time t। मान लीजिए किसी भी क्षण t पर कैपेसिटर की प्लेट्स जिनका एरिया A है उस पर चार्ज जो है वो Q है किसी भी क्षण t पर, यानी कि चार्ज जो है समय का फंक्शन है, समय के बदलने से चार्ज बदल रहा है जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। The instantaneous electric field E function of t between capacitor plates at time t is given by। तो चार्ज के टाइम के साथ चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में लग रहा है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो मान लीजिए किसी भी क्षण t पर प्लेट्स के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है Et और प्लेट्स पर चार्ज है Qt, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में Et इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा क्या है? सिग्मा है दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि प्लेट के हर यूनिट एरिया पर ये चार्ज होता है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर आप मान लें प्लेट का, तो उसके हर मीटर स्क्वायर एरिया पर सिग्मा कूलम चार्ज होगा दोनों प्लेट्स की। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर आप लें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब आप ये भी पूछना चाहेंगे कि ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों आ रही है? बेटा उसका कारण ये है, आपने 12th में पढ़ा होगा कि एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, जैसे कोई मैं शीट ले लेता हूँ, शीट आप समझते हैं जैसे कागज है, पेपर है, तो उसको सपोज आपने चार्ज किया हुआ है, उस शीट को पूरी तरह से उस पर आपने चार्ज किया हुआ है इसको। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है उससे किसी डिस्टेंस पर, ठीक है, और आप मान लीजिए उस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आपको उस शीट की वजह से उस पॉइंट पर जो उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं, मैं डेरिवेशन गॉस लॉ से आपने किया हुआ है 12th में, जो फाइनली आपका फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? अगर वो पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से दूर अवे होगी, मतलब टुवर्ड्स, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है तो राइट हैंड साइड की तरफ होगी डायरेक्शन, इस तरफ को, नेगेटिव प्लेट की तरफ को, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव प्लेट का निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस नेगेटिव प्लेट पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है,
तो उसी पॉइंट पर, जो कि इससे थोड़ी डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान वैल्यू होगी वो अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। ये आपने 12th में गॉस लॉ लगा के एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट का डेरिवेशन किया हुआ है, मैं उसी आधार पर बता रहा हूँ। तो अगेन इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो भी इसी तरफ होगी जैसे पॉजिटिव प्लेट के लिए थी, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से मैं इसको लाया हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपकी बात का आंसर, ठीक है। तो ये सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि एक यूनिट एरिया पर चार्ज को बताता है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो आप इसे क्यू में चेंज कर लीजिए। तो ये हो गया ई टी इक्वल टू सिग्मा को कर दिया क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है और चार्ज भी टाइम का फंक्शन है, तो इसका मतलब टाइम से डिफरेंशिएट हो सकता है। तो हम इसको टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को। तो जब डिफरेंशिएट किया तो ये मिला डी टी बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डी क्यू टी बाई डी टी। ठीक, तो डी टी बाई डी टी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, डी क्यू टी बाई डी टी है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वही करंट है जो दिख रहा है कि टाइम का फंक्शन है। जी जी, ठीक है ठीक है। तो ये डी क्यू टी बाई डी टी है, तो ये दिख रहा है कि टाइम के बदलने से हमारा जो चार्ज है वो बदल रहा है, ठीक है। क्योंकि प्लेट पर चार्ज बदल रहा है, तो ये आईडी आपको ये कह रहा है, ये डी क्यू टी बाई डी टी आ रहा है ना, तो ये आईडी आपसे ये कह रहा है कि ये करंट तब तक रहेगा जब तक ये चार्ज टाइम का फंक्शन है। मान लीजिए ये चार्ज कांस्टेंट हो जाए, ये चार्ज कांस्टेंट तब होगा जब कैपेसिटर अपनी सबसे मैक्सिमम चार्ज ले लेगा। तुम जानते हो फाइनल स्टेट में उस पर फाइनल चार्ज कांस्टेंट आ जाएगा, तब ये आईडी 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले से भी साफ दिख रहा है कि ये आईडी जो है ये तब तक है जब तक चार्ज प्लेट के ऊपर टाइम के साथ बढ़ रहा है, यानी कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा तो ये आईडी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आईडी के बराबर ले लिया, तो यहाँ से आईडी का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डी ई टी बाई डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है जो आपने कल थ्योरी में वो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखवाया था उसमें भी फाइनली लिखा था। तो अगर आपने कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। सर आगे बढ़ूं? अभी डेरिवेशन रह रहा हूँ। हाँ सर। कर रहे हो, अभी लिख रहे हो? यस सर, अभी लिख रहे हैं। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, फिर मैं इसको अभी आगे करना।
अगर आगे बढ़ूं? Yes, Yes, sir. sir. ओके। उसके आगे आईडी हो गया एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ई डॉट ए को मैंने अंदर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, वेयर आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड फाई ई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ बेटा मैंने फिगर में 2 सिलेंडर बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। कल जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड की थी वो जानते हैं कि ये सिलेंडर्स एक्चुअली इसके 2 फेसेस हैं। एक फेस तो है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में और एक फेस है कैपेसिटर की प्लेट से बाहर, जिससे करंट आईसी जो है वो पास कर रहा है। और करंट आईसी के पास होने से मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो जनरेट हो रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो एम्पियर का जब तक नियम सही है, जब हम एम्पियर के नियम के हिसाब से जो S1 में ये नियम लगेगा तो उससे बनता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन along a closed path enclosing bonded surface S1 is closed integral S1 B dot dl equal to mu naught IC, ठीक है। ये करंट जो है हमारा उस सरफेस S1 से पास हो रहा है, तो जितना मैग्नेटिक इंडक्शन उस करंट IC के फ्लो होने से चारों तरफ क्लोज पाथ पे जनरेट हो गया, वो हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल S1 B डॉट dl। एम्पियर सर्किटल लॉ से ये मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू नॉट टाइम्स होता है उस करंट के जो उस बॉन्डेड सरफेस S1 से पास हो रहा है, और वो करंट है IC, ठीक है। ये एम्पियर के नियम से लगा दिया हमने। अब बात करते हैं दूसरी सरफेस S2 की, जो कि प्लेट के बीच में है। उससे IC पास नहीं हो रहा है क्योंकि IC कैपेसिटर के अंदर है ही नहीं। तो एम्पियर के नियम के अकॉर्डिंग S2 में जो बात जाएगी वो आ जाएगी द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग ए क्लोज पाथ एनक्लोजिंग बॉन्डेड सरफेस S2 इज क्लोज्ड इंटीग्रल S2 B डॉट dl इक्वल टू 0। तो ये 0 रखा क्योंकि IC अंदर है ही नहीं S2 के लिए। तो ये एम्पियर के नियम से बातें आ रही हैं, बट मैक्सवेल ने कहा कि एम्पियर आपने उस आईडी की बात नहीं की है जो कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आ रहा है जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जो कि चुंबकीय शक्ति प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो चुंबकीय शक्ति कहाँ गई उसको तो आपने मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। आपने उस मैग्नेटिक इफेक्ट को मेंशन ही नहीं किया, तो इसलिए एम्पियर ने उसके फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किया, यानी कि संशोधन किया। और ये जो नीचे मैंने लिखा है ये मॉडिफाइड लॉ से आएगी एक्चुअल बात, कि जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बन रहा है क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl, ठीक है। अब मैंने सतह हटा दी, मैं टोटल बात कह रहा हूँ, वो इन दोनों करंट के सम से आएगा म्यू नॉट IC प्लस ID। तो इसे कहते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैंने इसे H में ले लिया। आप जानते हो H भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और B भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर H और B में फर्क क्या है? H बेटा एक्चुअली वो फील्ड है जो किसी को मैग्नेटाइज करता है, और B वो फील्ड है जब कोई चीज मैग्नेटाइज हो जाती है तो उसके बाद जो अपना मैग्नेटिक फील्ड वो सराउंडिंग में प्रोड्यूस करती है, उसको B कहते हैं, ठीक है। तो H के टर्म में अगर मैं लाऊं तो म्यू नॉट मेरा खत्म हो गया, तो ये IC प्लस ID के फॉर्म में आ गया। कहाँ चला है, ठीक है, IC प्लस ID के फॉर्म में आ गया। सो फाइनली आ गया इंटीग्रल H डॉट dl IC प्लस ID, वेयर IC इज कंडक्शन करंट फ्लोइंग, ये अगले पेज पर देखिए, फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस पार्ट और इंटरनल सर्किट। ID इज द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटेंस पार्ट और एक्सटर्नल सर्किट। तो बेटा इसमें क्या है कि जो IC करंट है वो तो तारों में फ्लो हो रहा है,
ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उसे इंटरनल सर्किट कहते हैं। जो रेजिस्टेंस आर से फ्लो रहा है, फिगर को देखिए, रेजिस्टेंस आर जो है इंटरनल सर्किट में है। और जो आईडी है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में बन रहा है। कैपेसिटर की प्लेट्स का बीच का पोर्शन एक्सटर्नल सर्किट है। तो एक्सटर्नल सर्किट में डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है और इंटरनल सर्किट में कंडक्शन करंट बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का सम होगा हमारा इंटीग्रल एच डॉट डी एल। और एच डॉट डी एल को ही एम एम एफ कहते हैं। एम एम एफ की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ईएमएफ कहते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक पोटेंशियल को एमएमएफ कहा जाता है। तो ये बी डॉट डी एल में नहीं होता है, ये एच डॉट डी एल में होता है। इसी वजह से मैंने बी को एच में चेंज किया था। तो जब बी को एच में चेंज किया तो म्यू नॉट गायब हो गया, ये आई सी प्लस आई डी आ गया। इसको फाइनली हमने लिखा आई सी प्लस आई डी की जगह लिखा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, इसको हमने यहाँ आई डी के फॉर्म में रख दिया और ये समीकरण फाइनली हो गई मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इस तरह आपको ये इतने पेज का एग्जाम में लिखना है, 3.5 पेज का। ये 10 नंबर में आएगा क्वेश्चन। नोट करें सर इसको? हाँ, नोट कर लीजिए। दस मिनट का समय है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये मीटिंग उसी लिंक से जिसको व्हाट्सएप किया हुआ है उसी से दोबारा से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। मैं दोबारा से नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी हमें थोड़ा और आगे करना है काम। तो इस क्वेश्चन को यस सर। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, 5 मिनट के अंदर ये बंद होगी तो उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके दोबारा से ज्वाइन करनी है मीटिंग। यस सर।
चलें आगे। को नोट करो। सर कर लिया। कर लिया? ठीक है, मैं अब अगले वाली स्लाइड ले रहा हूँ।